नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द एडोस्फेयर हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हमने साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 की सीरीज में फर्स्ट चैप्टर हमारे आस पास के पदार्थ के बारे में पढ़ा था। आज हम उस चैप्टर के एमसीक्यू को करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन एक ठोस का उदाहरण नहीं है? रबर बैंड, स्पंज, चीनी, शहद। तो इसका आंसर होगा शहद। शहद एक द्रव का उदाहरण है, लिक्विड का उदाहरण है। ठोस अवस्था के गुण। ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जिसकी संपीड्यता सबसे कम होती है, इन्हें दबाया नहीं जा सकता, जिसका घनत्व सर्वाधिक होता है। घनत्व सर्वाधिक इसलिए होता है क्योंकि अणुओं के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। इसमें विसरण की दर सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है। विसरण का मतलब होता है दो पदार्थों का स्वतः मिलना। ठोस के उदाहरण हैं रबर बैंड और स्पंज, कांच, क्रिस्टलीय ठोस और बर्फ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे क्या कहते हैं? ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ठोस। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। द्रव जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप डिफरेंट होता है, आकृति अलग होता है। गैस जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों अनिश्चित होते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था, यह अनियंत्रित अवस्था होती है। आइए देखते हैं। ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसमें जो कण होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं। इसकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसकी संपीड्यता न्यूनतम होती है। जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, ये ठोस के उदाहरण हैं। द्रव जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, जिसमें कण ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं और जिसकी गतिज ऊर्जा ठोस से थोड़ा ज्यादा होती है और संपीड्यता ठोसों की अपेक्षा ज्यादा होती है। गैस पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस, जिसका न तो आकार और न ही आयतन निश्चित होता है, जिसमें कण एकदम दूर दूर होते हैं, जिसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, जिसकी संपीड्यता सर्वाधिक होती है, जिसमें विसरण की दर सर्वाधिक होती है। गैस के उदाहरण हैं ऑक्सीजन, वायु, वाष्प। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? जमी हुई बर्फ को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, या ठोस नाइट्रोजन को, या तरल ऑक्सीजन को? तो शुष्क बर्फ CO2 को कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। आइए जानते हैं शुष्क बर्फ क्या है और इसका फार्मूला क्या है। शुष्क बर्फ ठोस अवस्था में जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। यह अत्यधिक ठंडा होता है। इसका तापमान लगभग -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड और -109.3 फ़ारेनहाइट होता है। यह एक परमाणु कार्बन और दो परमाणु ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और इसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या पास्कल? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक देखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर और लंबाई का मात्रक होता है मीटर।
पास्कल पास्कल दाब का मात्रक होता है। आयतन का सामान्य मात्रक लीटर होता है। दाब वायुमंडलीय दाब का मात्रक एटमॉस्फेयर होता है। एक एटीएम बराबर 76 सेंटीमीटर पारे का दाब। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 76 सेंटीमीटर पारे का दाब। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाती है क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन या गलन। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस किसमें बदल जाए? गैस में। उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही होगा। देखते हैं ऊर्ध्वपातन क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है और ठंडा होने पर वापस ठोस बन जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे जैसे नौशादर, कपूर, नैप्थलीन की गोलियां, शुष्क बर्फ और आयोडीन। यह एक भौतिक परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करती है? सतह का क्षेत्रफल पे, तापमान पे, हवा की गति पे, उपरोक्त सभी पे। वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करती है? सतह के क्षेत्रफल पे, तापमान पे, हवा की गति पे या उपयुक्त सभी पे। तो वाष्पीकरण की दर उपयुक्त सभी पर। यह एरिया पर, टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर और हवा की गति पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है वह भी क्वथनांक से कम तापमान पर उसे वाष्पीकरण कहते हैं। यह एक सतही परिघटना होती है और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कैसे परिवर्तन का उदाहरण है? तो यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है और यह कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर घटती है। वायु की गति अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। मुख्य रूप से पूछे, मुख्य रूप से तो 3: ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? जो स्थान गिरता हो, जिसमें आयतन मतलब जो स्थान गिरता हो, जिसमें द्रव्यमान होता हो, जो गंध का अनुभव करता हो। निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो गंध का अनुभव करना पदार्थ का गुण नहीं है। प्रश्न नंबर 9 पर देखते हैं क्या है। किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है? गैस अवस्था में, द्रव अवस्था में या ठोस अवस्था में या प्लाज्मा में? तो आकर्षण बल सर्वाधिक ठोस में होता है। आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस, फिर द्रव, फिर गैस।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 10। यहाँ पे देखेंगे कि आकर्षण बल सर्वाधिक ठोस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो आसानी से बहते हैं क्या कहलाता है? दृढ़ता, तरलता, संपीड्यता या विसरण। द्रव पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वे आसानी से बहते हैं क्या कहलाता है? दृढ़ता, तरलता, संपीड्यता या विसरण। तो इसका आंसर होगा तरलता। प्रश्न नंबर 11। गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है क्योंकि उनके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, बहुत कम स्थान होता है, बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है या गतिज ऊर्जा कम होती है। तो इसका आंसर होगा बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। ठोस में गैस के कण एकदम पास पास होते हैं, द्रव में थोड़े दूर दूर और गैस में बिल्कुल दूर दूर। प्रश्न नंबर 12। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 273.15 केल्विन, 0 केल्विन या 373.15 केल्विन। तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 273.15 केल्विन होता है और 32 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका आंसर होगा 273.15 केल्विन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 13। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ बदलता है ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, ठोस से सीधे गैस में। तो इसका आंसर होगा ठोस से सीधे गैस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 14। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थिर रहती है या शून्य हो जाती है। तो हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा टेम्परेचर बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 15। गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है? विसरण के कारण, संलयन के कारण, वाष्पीकरण के कारण या ऊर्ध्वपातन के कारण। तो इसका आंसर होगा वाष्पीकरण के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हथेली पर एसीटोन रखने पर हमें ठंडक क्यों महसूस होती है? क्योंकि यह हाथ से गर्मी सूखकर वाष्पित हो जाता है, क्योंकि यह बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि यह त्वचा में समा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि यह हाथ में गर्मी सोखकर वाष्पित हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 17। जल में रहने वाले जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? सीधे वायुमंडल से या जल में हुई घुली ऑक्सीजन से या पौधों के द्वारा मृदा से या वे श्वसन ही नहीं करते। तो इसका सही आंसर होगा जल में घुली ऑक्सीजन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विसरण की प्रक्रिया द्रवों में किस अवस्था के पदार्थों की संभव है? विसरण की प्रक्रिया द्रवों में ठोस, द्रव और गैस तीनों में संभव होती है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विसरण यह कणों की स्वतः गति से होता है। यह सांद्रता प्रवणता के साथ होता है। यह उच्च से निम्न की ओर होता है। गैसों में विसरण सर्वाधिक व ठोसों में सबसे कम होता है। तापमान बढ़ने पर विसरण की दर बढ़ती है। यह कणों की स्वतंत्र गति से होता है। इसकी डेंसिटी उच्च से निम्न की तरफ होती है। यह गैसों में सर्वाधिक और ठोसों में सबसे कम होता है, जबकि तापमान बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर कैसी होती है? ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर कैसी होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है या शून्य होती है? तो ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की जो दर होती है वो अधिक होती है। विसरण की दर सबसे कम ठोस में, उसके बाद द्रव में और सबसे ज़्यादा गैस में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी गैसें जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती है? नाइट्रोजन और हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और आर्गन, केवल हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 21। घनत्व को मापने का सही सूत्र क्या होता है? घनत्व बराबर आयतन बटे द्रव्यमान होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लो पेट्रोलियम गैस या लाइट पेट्रोलियम गैस? तो एलपीजी का पूर्ण रूप होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आइए देखते हैं एलपीजी के बारे में। पूर्ण रूप से तरलकृत पेट्रोलियम गैस होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका स्रोत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग घरों में रसोई गैस खाना पकाने के लिए होता है। यह एक स्वच्छ जलने वाला ईंधन होता है जो प्रदूषण को कम करता है। गैस रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एक तीखी गंध मैरेक्टोन मिलाई जाती है। गैस रिसाव होने पर सभी विद्युत उपकरण बंद कर दें और खिड़कियां दरवाजा खोल देना चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एलपीजी, ऑक्सीजन या सीएनजी या हाइड्रोजन? तो इसका सही आंसर होगा सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और यह भूमिगत प्राकृतिक गैस भंडार से प्राप्त होती है। इसका उपयोग घरेलू वाणिज्यिक ईंधन पाइप द्वारा आपूर्ति से की जाती है और इसका प्रयोग वाहनों के रूप में किया जाता है। यह एक अत्यंत स्वच्छ जलने वाला ईंधन होता है जो प्रदूषण को काफी कम करता है। यह पेट्रोल और डीजल की तुलना में सस्ता और अधिक किफायती होता है। गैस रिसाव होने पर यह हवा से हल्की होने के कारण जल्दी फैल जाता है, जो इसे सुरक्षित बनाता है। उपकरणों और इंजन की उम्र को बढ़ाता है, जिससे रखरखाव लागत कम होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रसोई में पक रहे खाने की गंध हम तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? संघनन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा या विसरण के द्वारा या ऊर्ध्वपातन के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा विसरण के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब हम जल में नमक घोलते हैं
तो नमक के कण जल के कणों के बीच कहाँ चले जाते हैं? जल की सतह पर तैरते हैं, जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, या बीकर के नीचे बैठ जाते हैं, या जल से बाहर निकल जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगरबत्ती की सुगंध दूर तक फैलना पदार्थ के कुछ गुण को दर्शाता है। पदार्थ के कण स्थिर होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, या पदार्थ के कण बहुत बड़े होते हैं, या पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? कोई स्थान नहीं होता, ठोस अवरोध होता है, पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, या केवल हवा होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? द्रव्य, पदार्थ, अणु, या तत्व। तो वैज्ञानिकों ने इसे पदार्थ नाम दिया है। इसे द्रव्य भी कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे पदार्थ नाम दिया। पदार्थ के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पदार्थ का द्रव्यमान होता है, पदार्थ स्थान घेरता है, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसमें अंतरा आणविक स्थान सबसे अधिक होता है? अंतरा आणविक स्थान इंट्रामोलिकुलर स्पेस सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या ठोस और द्रव दोनों में समान? तो सबसे ज्यादा स्थान गैस में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पदार्थों के घनत्व का सही घटता क्रम क्या है? तो घनत्व सर्वाधिक घनत्व ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस द्रव गैस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या सभी में समान? तो गतिज ऊर्जा का जो क्रम होता है वो सबसे ज्यादा गैस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। तो गतिज ऊर्जा सर्वाधिक गैस में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है? मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, या हेक्सेन? तो इसका सही आंसर होगा ब्यूटेन, जिसका सामान्य सूत्र होता है C4H10। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? प्रोपेन, इथाइल मरकैप्टन, मिथाइल आइसोसाइनाइट, या साइनाइड? तो इसका सही आंसर होगा इथाइल मरकैप्टन। मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग, यह मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण, इस गैस के कारण भोपाल त्रासदी हुई थी। भोपाल त्रासदी की घटना मिथाइल आइसोसाइनाइट के रिसाव से ही हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस भौतिक राशि का कोई मात्रक नहीं होता? घनत्व का, आयतन का, आपेक्षिक घनत्व का, या द्रव्यमान का?
तो इसका सही आंसर होगा अपेक्षिक घनत्व। इसका कोई मात्रक नहीं होता। तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या थर्मामीटर? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रवों का विशिष्ट घनत्व मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, जबकि थर्मामीटर ताप को मापता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या -4 डिग्री सेंटीग्रेड? तो इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? वाष्पीकरण, निस्संदन, साधारण आसवन या प्रभाजी आसवन? तो इसका सही आंसर होगा प्रभाजी आसवन। कच्चे तेल का पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और अन्य उपयोगी घटकों में पृथक्करण प्रभाजी आसवन का प्रयोग होता है। हवा से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसों का पृथक्करण भी प्रभाजी आसवन के द्वारा ही किया जाता है। शराब और जल के मिश्रण को शुद्ध अल्कोहल प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब बर्फ पिघलती है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है, केवल बढ़ता है, केवल घटता है या अपवर्तित रहता है? तो इसका सही आंसर होगा पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थोड़ा यहाँ देख लीजिए, अगर क्वेश्चन आ गया कि अंतराणविक दूरी सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो ठोस में, सबसे कम गैस में। आकर्षण बल सबसे अंतराणविक दूरी सबसे ज्यादा गैसों में होती है और सबसे कम ठोस में। घनत्व तो सबसे ज्यादा ठोस में होता है, सबसे कम गैस में। प्रसार सबसे ज्यादा गैस में होता है। विसरण की दर सबसे ज्यादा गैस में होती है। विसरण की दर सबसे ज्यादा गैस में होती है। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस में, सबसे कम ठोस में। स्थिति ऊर्जा सबसे ज्यादा ठोस में और सबसे कम स्थिति ऊर्जा गैस में। संपीड्यता सबसे कम ठोस में और सबसे ज्यादा गैस में। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।